नमस्कार, राष्ट्र की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। क्या बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग में बहुत देर कर दी? क्या सीट शेयरिंग में देरी करके तेजस्वी राहुल ने सहयोगियों की नाराजगी और बढ़ा दी है? ये सवाल तब खड़े हो रहा है जब सीट शेयरिंग में देरी और सम्मानजनक तरीके से सीट ना मिलने से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी बेहद नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने के लिए बकायदा पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, लेकिन इसी दौरान राहुल गांधी ने सहनी को फोन किया, सम्मानजनक सीट देने का भरोसा दिया। इसके बाद सन ऑफ मल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से रद्द कर दी। लेकिन सवाल है कि सहनी के लिए वो सम्मानजनक सीटें क्या होंगी? क्या सहनी जितनी सीटें चाहते हैं ये उनको मिल पाएंगी, या महागठबंधन में सीटों पर बवाल अभी बाकी है? आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखें। सहनी जी को अपमानित करने का प्रयास यूपीए गठबंधन में, इंडी गठबंधन में हो रहा है। और मुकेश सहनी जी को जो पहले वादा किया गया था और बाद में उनके साथ जो है धोखा किया जा रहा है। अब मुकेश सहनी जी को सोचना है कि जिस तरह से उनको एनडीए में सम्मान मिलता था और आज वो इस हालात में पहुंच गए हैं, मुकेश सहनी जी को सोचना चाहिए कि आखिर उनकी क्या सम्मान इंडी गठबंधन में है। अब सवाल है कि क्या वाकई महागठबंधन में मुकेश सहनी को उचित सम्मान नहीं मिला? सीट शेयरिंग में जितना हिस्सा वीआईपी को मिलना चाहिए था, क्या वो नहीं मिला? क्या महागठबंधन में सन ऑफ मल्लाह का अपमान हुआ? इन सवालों के बीच महागठबंधन में एक बार फिर दिल्ली से लेकर पटना तक मंथन का दौर शुरू हुआ। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की। खड़गे ने सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी से बातचीत की। इसके बाद खड़गे और राहुल दोनों ने लालू यादव को फोन किया। सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला लालू यादव को बताया। इसके बाद कांग्रेस ने दावा किया कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन में शामिल किसी भी दल का नेता नाराज नहीं है, सिंबल बंटना शुरू हो गए हैं। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के थोड़ा ही सिंबल दिया जा रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होने के बाद ही ना सिंबल दिया जा रहा है कि साहब इस सीट पे हमारी कैंडिडेट होगा, उस पर किसी और गठबंधन के साथी का होगा, तो ऐसे ही ना सिंबल दिया जा रहा है। लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होता। कई बार ज़रूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है। बस उतना ही समय लग रहा है जितना चर्चा में लगता है। महागठबंधन में जब सीटों का संकट सुलझाने की कवायद चल रही थी, तब बीजेपी ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बिहार में अपने महारथियों को उतार दिया। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिनमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री मोदी का था। दूसरा नंबर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, एमपी के सीएम मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और दिनेश लाल यादव निरहुआ समेत 40 नेताओं के नाम थे। और इन नेताओं ने बिहार के रण में उतरते ही एनडीए की बड़ी जीत का दावा भी कर दिया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में एनडीए के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज बिहार विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज बिहार में विकास भी है, विरासत भी है। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी विजय एनडीए की होने वाली है
और जो मुझे एहसास हुआ आज के नामांकन सभाओं में कि यह चुनाव जनता ने अपने हाथों में ले लिया है और इस चुनाव को पार्टी तो लड़ती है, एनडीए लड़ ही रहा है, लेकिन जनता लड़ रही है और जनता ऐतिहासिक अंतर से हमें विजय दिला रही है। पूरा एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी। हर तरफ एनडीए की ही बात है और ये जीत का एक परिचय है। बिहार के सियासी पिच पर एनडीए फ्रंट फुट पर खेल रही है, जबकि महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी तक सहयोगियों को मनाने की कवायद ही चल रही है। सवाल है कि क्या सीट बंटवारे में महागठबंधन ने बहुत देर कर दी? क्या सीट शेयरिंग में देरी से चुनाव में नुकसान होगा? महागठबंधन में हुई खींचतान से क्या एनडीए को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। आरजेडी में शामिल हुए भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव की पत्नी भी आरजेडी में शामिल हो गई हैं। दोनों को तेजस्वी यादव ने बकायदा सदस्यता दिलाई। छपरा से चुनावी मैदान में होंगे खेसारी। उसके पहले चर्चा ये थी और खबर ये आई कि खेसारी की पत्नी चंदा मैदान में होंगी, और लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद स्पष्ट हुआ कि नहीं, खेसारी खुद चुनाव लड़ेंगे। छपरा से आरजेडी कैंडिडेट होंगे, बकायदा उनको सिंबल दे दिया गया है और अब वो चुनावी मैदान में अपने अभिनय का रंग और राजनीतिक रंग दोनों बिखेरते दिखाई देंगे। लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है। ये भी पार्टी की सदस्यता जो है। चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेंगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना। एक ही बात है। देखिए, जीवन में पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी ही होती है। तो मैं लड़ूं या ये लड़े, बात एक ही है। चले हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रियदर्शी रंजन हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी, राजनीतिक विश्लेषक भी। बहुत स्वागत है प्रियदर्शी आपका। और श्याम किशोर चौबे हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। सबसे पहले प्रियदर्शी आपसे जानना चाहूंगा, जो महागठबंधन में चल रहा, कुछ समझ में आ रहा कि असल में क्या चल रहा, और इतनी देर तो कौन लगाता है आने में? और पवन खेड़ा ने जो कहा वो तो लाजवाब है। वो कह रहे हैं जितना समय लगता है चर्चा में उतना ही लग रहा। अब इसका भी कोई जवाब है? नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। पवन खेड़ा का जवाब लाजवाब है जो आप कह रहे हैं। कितनी देर आप चर्चा करेंगे, कब तक चर्चा करेंगे, कहां तक चर्चा करेंगे, किन विषयों पर चर्चा करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये चर्चा चुनाव के बाद तक जाने वाला है? ये चुनाव के बाद खत्म, कोई टाइम लिमिट होगा ना। सब चीज का टाइम आउट होता है, टाइम लिमिट होता है। उस लिहाज से कुछ तय तो होगा। नहीं है तय, 24 घंटे बचे हैं नॉमिनेशन में। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये ऐतिहासिक है। महागठबंधन के भीतर या किसी भी गठबंधन के भीतर इस तरीके की चीजें कभी न देखी गई थी, न कभी सुनी गई थी। और महागठबंधन, जो आरोप इन पर लगता है विपक्ष के द्वारा कि बेमेल गठबंधन है, दिख रहा है ये बेमेल गठबंधन है। और जिन लोगों में अरसे से मेल मिलाप रहा है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं इस मसले पर समझ से परे है। लालू यादव और सोनिया गांधी का जो परिवार है, गांधी परिवार है, इन दोनों के रिश्ते तो ऐन वक्त पर सुधर जाते थे। पहले मामला बिगड़ा बिगड़ा सा लगता था, लेकिन ऐन मौके पर ये लोग सुधार लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है। क्या ये तेजस्वी युग की जो शुरुआत है उसमें तेजस्वी यादव असफल रहे हैं, या कांग्रेस ने जिन नेताओं को बिहार में सीट बंटवारे की जिम्मेवारी दी है वो लोग ढंग से सीट पर बात नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पवन खेड़ा का जो बयान आ रहा है उसके हिसाब से ये अभी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में समय लगता है। किन विषयों पर? सीट ही तो आपको बांटना था। खैर, इन लोगों से नहीं बट रहा है, इन लोगों का आपसी बात है, लेकिन महागठबंधन की ये जो फूट है कहीं ना कहीं एनडीए को वॉक ओवर दे रहा है। आपको बिना लड़े कई सीटों पर एनडीए को बढ़त दिला रहा है। आप लाख दावा करते रहे, बाद में रोना रोएंगे कि एसआईआर का मुद्दा था, ईवीएम हैक हो गया। आपका माइंड हैक चुनाव से पहले हो जा रहा है, ये क्यों नहीं आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं? माइंड आपका काम कर रहा है सही से, चुनाव के दौरान नहीं कर रहा है। बाद में आप रोना रोएंगे, आरोप लगाएंगे, विलाप करेंगे, मतलब नहीं बनता है। और सबसे बड़ी जो फांस फंसी है ना,
इस सीट बंटवारे के बीच में, वो है मुकेश सहनी। चले थे, है ना कि चले थे चौबे छब्बे बनने, क्या क्या है, डूबे वाले हिसाब किताब है। और ये भी तय कर बैठे हुए हैं मुकेश सहनी कि हम तो डूबे सनम, औरों को भी ले डूबेंगे, पूरे महागठबंधन को ले डूबेंगे। एक अड़ा हुआ जो पार्ट है, जो रार खाना हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम भी मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी की वजह से भी देर हो रही है। महागठबंधन ने इतने कुनबे को जोड़ लिया है, इनमें पूरी तरीके से असहजता का माहौल है, और इस असहजता के माहौल की वजह से महागठबंधन में असमंजस की स्थिति बनी। और ये असमंजस की स्थिति इस कदर हावी हुआ कि आप देख लीजिए कि 24 घंटे पहले, और मुझे नहीं लगता है कि कोई निर्णय प्रथम चरण का जो नॉमिनेशन समाप्त होने वाला है उससे पहले महागठबंधन के भीतर में हो जाए तो आश्चर्यजनक होगा। मीडिया के लिए एक बड़ी खबर होगी, और 1-2 दिन महागठबंधन वाले इस मामले पर लाइमलाइट ले जाएंगे कि महागठबंधन में हो गया, सीट बंटवारा हो गया। ये बड़ी उपलब्धि होगी। चुनाव जीते न जीते ये बात की उपलब्धि होगी। अगर सीट ही सही से बंटवारा हो जाए 17 से पहले, तो मान लीजिए महागठबंधन वालों की एक बड़ी जीत। लेकिन प्रियदर्शी भाई, ये आपकी बात जो है ना बड़ा चुभेगी उन लोगों को। मतलब ऐसा कैसे आप लोग कह सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं। जैसा पवन खेड़ा के सवाल पर मैंने बात कही, वो कह रहे हैं जितना समय लगता है उतना ही लग रहा है। मतलब छोटा सा बच्चा भी समझ रहा होगा कि भाई इतना कहाँ समय लगता है, और कौन सा यहाँ पर आप लोग मार्गदर्शन करने वाले हैं आगे की राजनीति के लिए, अगर आपको एक सीट के लिए या गठबंधन के लिए इतना ज्यादा समय लग रहा है। प्रियदर्शी जी, ये महागठबंधन का असली महारथी कौन है? वो मल्लाह साहब के बेटे हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है प्रियदर्शी जी के हिसाब से, या इसमें कोई और अड़ंगा है, कोई ऐसा एंगल है जो कि दिल्ली से होकर जा रहा था, पटना जाकर रुक गया, पटना से होकर आ रहा था, दिल्ली तक पहुंच गया, या इन दोनों के बीच में किसी और ट्रायंगल में घुस गया? नहीं, मुकेश सहनी को तो मैं छोटा पार्ट मान रहा हूं कि उनकी वजह से भी है। एक वजह है और वो छोटी वजह है। बड़ी वजह तो कांग्रेस है, बड़ी वजह तो आरजेडी है, जो बड़ी ठीक है। श्याम किशोर जी से सवाल था मेरा, प्रियदर्शी जी। हाँ श्याम जी। अच्छा, ये देखिए, इसमें ऐसा है कि मुकेश सहनी का बहुत कुछ इसमें बहुत बड़ा रोल मुझको नहीं नजर आता है। मुकेश सहनी अब फंस चुके हैं। मुकेश सहनी अब जाएंगे कहाँ? एनडीए में तो सारी सीटें बच चुकी हैं। अब पिछली बार टाइप से बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागने की स्थिति में नहीं है। आज जो 2 बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी, कैंसिल करने की स्थिति में तो है ना। देखिए, कैंसिल तो कर ही रहे हैं आज ताबड़तोड़। इस बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के उधर दूसरे पाले में जाने वाले नहीं है। हाँ। उधर बर्थ फुल हो चुकी है। अब रहना यही है। मुकेश सहनी कहिए अब एक तरह से दबाव में है। हाँ। मेरी समझ से एक तरह से दबाव में है। या तो अकेले लड़ेंगे, और अकेले लड़के उनकी कितनी औकात होगी सो सब कोई जानता है। अगर वो कहते हो कि सारे निषाद वोटर उनके हैं, तो पहली बात कि किसी एक जाति कौम के वोट से कोई जीतता नहीं है। बिल्कुल। और सारे निषाद के वोट उन्हीं को आएंगे, ये भी तय नहीं है, पक्का नहीं है, कोई नहीं दावा कर सकता है। तो वो फंसे हुए हैं। मेरी समझ से असल पेच तो कांग्रेस ने फंसाया। और देखिए, एनडीए में भी ऐसा नहीं है कि एनडीए में सब कुछ बहुत बढ़िया गुडी है। अभी वहां भी नहीं है, वहां भी पेच है। और वो पेच जो है वो भाजपा का है, वो पेच नीतीश जी का नहीं है, वो पेच भाजपा का है। भाजपा और कांग्रेस दोनों सुपरमेसी चाहते हैं। कांग्रेस तो खैर डूबी हुई पार्टी थी, अभी तक है, स्पेशली बिहार के लिए। लेकिन जिस प्रकार पिछले 2-3 महीने में उसकी गतिविधियां रही, और खासकर राहुल गांधी की सभाओं में, रैलियों में, जो यात्रा में जो भीड़ उमड़ी, या फिर कन्हैया ने जो यात्राएं की उसमें जो भीड़ उमड़ी, तो उससे अगर उनको लगता हो कि सारे वोट उनको मिल जाएंगे और तब बिहार उनका हो गया, तो शायद वो गलतफहमी में है। उनको मिलजुल के करना चाहिए था। आप देखिए, गठबंधन बोलते हैं, गठबंधन है कहाँ? आज की तारीख तक अब भी जब हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ गठबंधन है? अगर तेजस्वी यादव राघोपुर में अपना जब नामांकन दाखिल करने गए, उस समय वो अकेले गए, लालू जी थे और निशा थी, और तो कोई था नहीं। गठबंधन तो तब मानते, वो भी नाम है महागठबंधन, जब उनके साथ कांग्रेस के लीडर्स होते, जब उनके साथ सीपीआई एमएल के लीडर होते, सीपीआई के होते, आपके मुकेश सहनी होते, तो वो जो जलवा होता, उतने लोग जब जाते वहां नामांकन में, तब लगता कि हाँ कुछ जलवा है। वो तो अकेले गए करके चले आए, जैसे अकेले वही हो। वहां गठबंधन नहीं था। जिस समय तेजस्वी नामांकन दाखिल कर रहे थे, नामजदगी का पर्चा भर रहे थे,
उस समय केवल आरजेडी था वहां, कोई महागठबंधन नहीं था। तो गेम वहीं से वो लूज कर गए, ये गेम वो लूज कर गए। हाँ, अब ये कह सकते हैं, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि आज से लगभग साल भर पहले जब झारखंड में चुनाव हुए थे विधानसभा का, तो वहां भी ऐसे ही देर हुई थी। वहां भी बीजेपी और एनडीए आगे आगे चल रहा था, सारा कुछ हो गया था, लेकिन चुनाव का परिणाम जब आया तो बीजेपी बहुत पीछे चल गई, बहुत 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 पीछे चली गई। उस चीज को अभी बस केवल इतना समझा जा सकता है। तो वही इतिहास फिर बिहार भी दोहराएगा, इसमें शक है। नहीं, मैं इसको श्याम जी, आप भी सहमत होंगे, प्रियदर्शी भी सहमत होंगे कि हम लोग चर्चा करते हो और इसका परिणाम जब तक ना आ जाए हम लोग उस चर्चा को चर्चा ही रखते हैं। पार्टियों के प्रवक्ता नेता दावा करते हैं कि नहीं भाई, वो जो परिणाम आएगा हमारे फेवर में आएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि महागठबंधन ही एज ले जाए, बहुत देर में अपनी सीट बंटवारा करने के बाद भी ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी और वो कहेंगे कि नहीं हमारी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन हो सकता है कि एनडीए ही आगे रहे, ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन गलतफहमी का हिस्सा क्या है? गलतफहमी का हिस्सा ये है, आप कह रहे हैं कि कहां गठबंधन है, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन है। बताइए भाई प्रियदर्शी जी, जो बात श्याम जी ने कही है, ये गठबंधन है कि महागठबंधन है या कहां गठबंधन है? और उसमें आप एनडीए को देखिए, हो सकता है कि सवाल से शायद उस महागठबंधन के लोगों को, पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं को, मीडिया वालों को जो उनके मैनेज करते हैं, अच्छा ना लगे। वो कहे कि नहीं आप उनके फेवर की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई वो राजनीतिक तौर पर एक एज में आगे तो हैं, उनके स्टार प्रचारक भी हैं, शीर्ष नेतृत्व तक की ड्यूटी लगा दी गई है और आप आखिरी तक में अभी तक सीट शेयर नहीं कर पा रहे। अब क्या इस बारे में थोड़ी सी चर्चा और बढ़ाएं हम कि एक मल्लाह के बेटे ने फंसा दिया या खुद फंस गए? नहीं, मल्लाह का बेटा फंस गया, फंस भी गया, फंसा भी गया। फंसा इस मामले में दिए कि देखिए, फंसाने वाली जहां तक बात है, सिर्फ मोरली डाउन कर रहे थे महागठबंधन के भीतर कांग्रेस के नेताओं को मुकेश सहनी। महागठबंधन में जो हायरार्की था ना, वो तेजस्वी यादव के बाद मुकेश सहनी का था एज अ लीडर। वहां पर कांग्रेस के नेताओं को चुभता था। सीट के मामले में इनका अति आत्मविश्वास इनको ले डूबा है। जो ज्यादा ये मांग कर रहे थे, इन 3% से नीचे इनकी आबादी है, उस जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के फॉर्मूले को भी लागू कर दिया जाए तो उस हिसाब से भी मुकेश सहनी की उतनी सीटें बनती नहीं थी। फिर क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात, मैं मुकेश सहनी के प्रति थोड़ा हार्ड हो गया था, मुझे सहानुभूति रखना चाहिए था, क्योंकि वे नए नवेले हैं राजनीति में, उनकी नई पार्टी है। मुकेश सहनी के जितने समर्थक होंगे उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपसे भी चूक हुई है। चूक इसलिए हुई है कि आप नए नवेले हैं, राजनीति को समझ नहीं पाए। ये बाघ पार्टियां हैं, कांग्रेस, आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं, ये बाघ के साथ साथ घाघ पार्टियां हैं। कई पार्टियों को हाँ तो बीजेपी वालों को क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस बीजेपी वाले अगर उनका भी नाम लीजिए फिर बाघ और घाघ में। एनडीए के भीतर जब आएंगे तो एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी बाघ है, जनता दल यूनाइटेड बाघ है या घाघ है, जो कह लीजिए उसको। ऐसी पार्टियां जो है, ये लोग बाघ और घाघ है। और इस बार दिखाया, बाघ ने बिल्लियों को इस बार दिखाया है। पहले क्या होता था कि बिल्ली जो होती थी ना, म्याऊ म्याऊ करके बाघ को डरा दे रही थी गठबंधन के भीतर। अब क्या है, बाघ ने पंजा मारना शुरू कर दिया है। एनडीए के भीतर आप देखिए जिस तरीके से जीतन राम मांझी आहत हैं बड़े पार्टियों के पंजे से, उपेंद्र कुशवाहा आहत हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके शब्द कह रहे हैं। बिल्कुल जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने बयानबाजियां की कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, और उधर जीतन राम मांझी ने भी कहा कि ऐसा चलेगा तो मैं भी 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग आहत हैं। हाँ, इन आहत छोटी पार्टियों पर जो पंजा लगा है, उसमें कोई सिरमौर निकल करके सामने आ गया है इन तमाम चीजों के बीच में, तो उस व्यक्ति का नाम है चिराग पासवान और उस पार्टी का नाम है एलजेपी, जो तमाम बड़ी पार्टियों के हावी होने के बावजूद सीना तान करके खड़ा हुआ और अपना मजबूती के साथ सीट बार्गेन किया। बिल्कुल, चिराग पासवान से मुकेश सहनी को सीखना चाहिए कि किस तरीके से बड़ी पार्टियों से बात की जाती है, किस तरीके से बड़ी पार्टियों को पावर दिखाया जाता है, और कभी कभी सत्ता छोड़ करके संघर्ष भी किया जाता है। चिराग पासवान ने को संघर्ष करना पड़ा। चिराग पासवान 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े, जब उनकी ताकत को कम आंका जा रहा था, तो भले ही उनके पक्ष में नेगेटिव वोटिंग ज्यादा हुआ, इस कारण से उनका वोट प्रतिशत 5.5% तक रहा, लेकिन क्षमता तो दिखाया ना, एक दिल तो दिखाया ना, साहस तो दिखाया ना कि हम अकेले चुनाव में जा सकते हैं, हम आपके भरोसे नहीं है,
आप पर निर्भर पार्टी नहीं है, हम आत्मनिर्भर पार्टी हैं। इस तरीके से चिराग पासवान ने किया, लोगों ने डूबा हुआ मान लिया था। फिर बैंक बाउंस किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने किया, सबके सामने उदाहरण है। तो मुकेश सहनी के पास भी वही उदाहरण है कि बड़ी पार्टियों के पास हर समय मत घिघियाई है, नाक मत यानी प्रियदर्शी, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा आपके शब्दों के हिसाब से उदाहरण में ले जाऊं तो श्याम जी सहमत है आप इस बात से कि बाघ और बिल्ली का जब जिक्र हो रहा है तो वहां पर बिल्ली को याद रखना होगा कि वो मौसी है? नहीं, मौसी है वो तो याद रखना होगा। जो अभी प्रियदर्शी जी ने कहा तो मैं चिराग की बात कर रहा हूं कि चिराग तो दिखाए भी और बीजेपी ने चिराग से दिखवाया भी। दोनों चीजें, चिराग ने केवल दिखाया ही नहीं, बीजेपी ने दिखवाया भी। इसलिए कि मेरी समझदारी ये बन रही है कि चिराग पासवान को बीजेपी के पास अभी तक पूरे भारत में कोई दलित चेहरा नहीं है। अब ढूंढ लीजिए, दलित चेहरा नहीं है। वो एक दलित चेहरा पैदा करना चाहती है। वो माझी जी में वो नहीं है, माझी जी की उम्र हो चुकी है, वो उतने सक्षम नहीं है। तो वो चिराग को तैयार कर रही है, वो केवल बिहार के लिए नहीं, भविष्य में बिहार के लिए भी, और मेरी समझ से शायद इनको देश में प्रोजेक्ट किया जाएगा। अब देखिए कि बीजेपी ने जो सीटों का बंटवारा किया, तो जिस ढंग से जो नीतीश कुमार नाराज हुए, नीतीश कुमार की जो विनेबल और मतलब सीटिंग सीटें भी दी, दिखावे के लिए अपनी भी, वो पश्चिम पूर्वी चंपारण की एक गोविंदगंज या गोविंदपुर सीट दे दी, दिखावे के लिए कि मैंने भी अपनी सीटिंग सीट दे दी है। लेकिन चिराग को किस ढंग से पेश किया जा रहा है वो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ठीक है कि चिराग जितना चाहते थे लगभग उतना उनको मिल गया, और जितना माझी जी चाहते थे उतना क्या नहीं, उसमें भी कटौती हो गई, कुशवाहा जी में भी कटौती हो गई। लेकिन चिराग को जिस ढंग से पेश किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, आप कहिए चिराग की लॉन्चिंग है। अभी तक चिराग जो जीतते रहे, इस बार चिराग की पॉलिटिक्स में बीजेपी ने असली लॉन्चिंग की है, जो भविष्य में काम आएगी। राजनीति कोई 2 दिन के लिए तो की नहीं जाती है, लंबा गेम खेला जाता है। बिहार में क्या, पूरे देश में बीजेपी के पास यानी अगर हनुमान के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कभी भी उनके जरिए पूरे देश में संजीवनी की जरूरत पड़ सकती है, दूर की राजनीति। जी, पक्की बात, यही बात मैं कह रहा हूं। अच्छा श्याम जी, बहुत जल्दी से शार्प कमेंट, आपका अनुभव क्या कहता है कि इतना मंथन करने के बाद क्या लगता है इक्वेशन क्या बनेगा सीटों को लेकर महागठबंधन में? जी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। महागठबंधन में सीटों का इक्वेशन क्या बनेगा? आपका अनुभव क्या कहता है कि इतना मंथन करने के बाद क्या होगा? सीटों का गठबंधन तो यह है कि निश्चित तौर पे तेजस्वी 100 से ऊपर जाएंगे, 100 से ऊपर। बीजेपी 70 बोल रही थी, फिर 60 और 50 से 60 के बीच में रहेंगे। अभी हम लोगों ने एक चीज की तो चर्चा ही नहीं की, शायद आपका टाइम हो रहा होगा। हाँ, जी। अभी आरजेडी तो जो है सो तो है ही। अभी केवल हम लोगों ने मुकेश सहनी की चर्चा की, जेएमएम को लोग भूले जा रहे हैं। जेएमएम भी इनका पार्टनर है, लगता है वो खुद भी भूल गए सर। वो खुद भी शायद भूल गए हैं, कितने मंथन में हम लोगों को कहीं लाएगा कोई? भूले नहीं है, मामला पक रहा है। जेएमएम केवल ताक में है। और ये देखें कि जेएमएम ने झारखंड में जिस प्रकार आरजेडी और कांग्रेस को प्रमोट किया, उसका सिला उसको बिहार में चाहिए। और नहीं, देखिए बड़ी बात है जो श्याम जी ने कही है, अनुभव कहता है कि आप एक ऐसे दल का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको भी आपको याद रखना होगा। प्रियदर्शी, बहुत शार्प कमेंट आपका, सहमत है आप जो श्याम जी कह रहे हैं कि हाँ देर से ही मंथन होगा लेकिन कमोबेश यही इक्वेशन होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, महागठबंधन की राजनीतिक हैसियत से इंकार नहीं है, इनकी समझ से इंकार है। इनकी समझ पर सवाल है कि आखिर किस समझ के साथ सीट बंटवारे को इतने देर तक आप टालते हुए रहे, इतनी दूर तक आप लेकर के चले आए जी। मामला यहाँ फंसा हुआ है। और कितने मठाधीश शामिल हो गए हैं महागठबंधन के भीतर, कितने मठाधीश निर्णायक हो गए हैं, मामला यहाँ अड़ा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। उसमें अब मुझे लगता है कि शायद अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, क्योंकि उसके बाद नामांकन के लिए भी बहुत ज्यादा समय नहीं है। अब किस तरीके का मंथन है और कितना मंथन है और उसका क्या निकलेगा परिणाम, थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी आपका भी और श्याम जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में महागठबंधन में महारथी बनकर कौन उभरेगा, सिर्फ इसके लिए इंतजार करना है, लेकिन वो इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। नमस्कार।